हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th बायोलॉजी के द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन देखने वाले हैं। पार्ट नंबर फर्स्ट, इसमें लगभग हम 8 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू अस क्लासेस। मैं हूँ छवि जैन। साथ जो कि है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस। तो हमें इन दोनों के बीच में कंपैरिजन निकालना है। चलिए निकालते हैं। इसकी आपको बेसिकली एक टेबल बना लेनी है, जैसे कि आपको इधर दिख रही है। सो दे डू नॉट हैव अ सेल वॉल। तो एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, ये याद रखना है, ठीक है। एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है, बट प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, जो कि किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ये तो बहुत बेसिक टर्म है। देखो हम इसमें डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये इसमें बनी हुई है सेल वॉल, बट हमारे एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं बनी हुई है, ठीक है। सेकंड पॉइंट बच्चा हम कह सकते हैं दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। तो देखो एनिमल सेल के पास कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट कहाँ में होते हैं, किस में होते हैं? प्लास्टिड में होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट हैं उसमें होता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल की एनिमल सेल को क्या जरूरत है? क्योंकि प्लांट सेल को इसलिए जरूरत होती है क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी होती है, इसलिए क्लोरोफिल तो जरूरी है। तो क्लोरोफिल से की सिर्फ रिक्वायरमेंट होती है प्लांट सेल को, नॉट इन एनिमल सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट की जरूरत नहीं होती है। तो सेंट्रोसोम एनिमल सेल के पास होता है, पर प्लांट सेल के पास नहीं होता है। वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स एनिमल सेल में छोटे होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में देखो, इधर डायग्राम में देखो बच्चा। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंटर में ही जो है आपका बना हुआ है वैक्यूल, पर उसने जो है न्यूक्लियस को भी साइड कर दिया है, तो इसको हम कह सकते हैं सेंटर वैक्यूल। पर हम देखें तो एनिमल सेल में बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हो। तो बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो आगे है लाइसोसोम्स आर लार्जर इन नंबर्स, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट वेरी फ्यू इन नंबर। तो हम ये कह सकते हैं कि एनिमल सेल में बहुत सारे लाइसोसोम्स होते हैं, पर प्लांट सेल में प्लांट सेल में लाइसोसोम्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल में जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट कह सकते हैं कि हमेशा होता ही होता है, एक जगह होता है केवल। और प्लांट सेल में जो गोल्गी अपैरेटस होता है वो बहुत सारी जगह फैला होता है, और बहुत सारी जगह फैला होता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं डिक्टोयोजोम्स। क्या बोलते हैं बच्चा? डिक्टोयोजोम्स। यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में कंपैरिजन, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपको बताया एनिमल सेल का और प्लांट सेल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, ठीक है। तो इनको देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यूनिसेल्युलर मोस्टली। ये मोस्ट की बात कर रहे हैं तो ज्यादातर जो होते हैं प्रोकैरियोट्स यूनिसेल्युलर होते हैं, और ज्यादातर यूकैरियोट्स मल्टीसेल्युलर होते हैं, ठीक है। पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस विद नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो देखो इधर हम डायग्राम में देखेंगे तो आप देख सकते हो जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल में अच्छे से प्रेजेंट नहीं है एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। कितना अच्छे से प्रेजेंट है, सब चीज प्रेजेंट है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर सब कुछ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस सब कुछ प्रेजेंट है। बट इन प्रोकैरियोटिक सेल थोड़े से ऑर्गेनल्स होते हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। और अभी हम डिफरेंस देखते हैं। तो न्यूक्लियोलस एब्सेंट प्रोकैरियोट्स में, और न्यूक्लियस में जो न्यूक्लियोलस है वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस क्या होता है बच्चा? न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। सेल ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा एब्सेंट। मैंने आपको बताया सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, बट इन यूकैरियोटिक सेल सभी प्रकार के सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में। तो देखो इसका एग्जांपल लेते हैं। अब एग्जांपल बहुत जरूरी होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में एक एग्जांपल ले सकते हैं हम बैक्टीरिया एंड बीजीए, या फिर हम कह सकते हैं अमीबा वगैरह। और यूकैरियोट्स में प्लांट, एनिमल, फंगाई, ये आते हैं आपके यूकैरियोट्स में। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब पहुंचते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, ठीक है।
सो व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स और ब्रेक डाउन? तो क्या होगा जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स हो जाएगी और या फिर टूट जाएगी तो क्या होगा? तो देखो, if the plasma membrane ruptures or break down, then the content of the cell goes distributed since it is kept constant by plasma membrane. तो देखो, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन रैप्चर्स हो जाएगी या फिर टूट जाएगी तो उसका जो कंटेंट है, सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, सराउंडिंग जो सेल की सराउंडिंग होती है उसके बाहर चला जाएगा, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसे कांस्टेंट रखती है, बट जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है तो वो सारा जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो सो इफ द कांस्टेंट कंपोजिशन ऑफ द सेल लॉस्ट, सेल विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस। तो जो हमारा जब सेल मेम्ब्रेन नहीं रहेगी तो कांस्टेंट कंपोजिशन नहीं रहेगा, और वो नहीं रहेगा तो सेल वॉल नॉट बी एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शन। जो सेल वॉल है वो अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो सेल विल बी डाई, सेल मर सकता है, ठीक है, बिना सेल मेम्ब्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ द सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी apparatus? जब गोल्गी apparatus नहीं होगा तो सेल की लाइफ में क्या होगा? तो देखो, हमने पता है कि गोल्गी apparatus करता क्या है बच्चा? सिर्फ पैकिंग करता है, सिर्फ नहीं, बहुत बढ़िया काम करता है, पैकिंग करता है। जो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम होते हैं, जो उसमें से जो मैन्युफैक्चर होता है, प्रोटीन्स, लिपिड्स जो होते हैं उसको पैक करता है और कहाँ भेजता है? सेल मेम्ब्रेन के पास, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो देखो, गोल्गी apparatus हैज अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। तो स्टोरेज करता है, मॉडिफिकेशन करता है, पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट्स की। अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा तो ये पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टिंग करेगा कौन? ट्रांसपोर्टिंग भी वो करता है, पैकेजिंग भी करता है, मॉडिफिकेशन भी करता है और स्टोरेज भी करता है। तो देखो, गोल्गी apparatus कितने बेसिक काम कर रहा है। तो अगर गोल्गी apparatus नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी, ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगी तो सेल मेम्ब्रेन बनेगी कैसे? ठीक है, तो जो आप देख सकते हो, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज बाय द सेल विल नॉट हैपन। तो जो ट्रांसपोर्टिंग होती है मटेरियल की सेल में, वो कैसे हो पाएगी? नहीं हो पाएगी गोल्गी apparatus के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल एंड फाइव? तो कौन सा ऑर्गेनल को हम, कौन कौन से ऑर्गेनल्स को हम पावर हाउस कहते हैं? बेसिकली एक ही को ही कहते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहते हैं बच्चा? द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं अपने माइटोकॉन्ड्रिया के लेक्चर में। तो मैंने आपको बताया था सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो उससे क्या होती है? एनर्जी जनरेट होती है। एनर्जी जनरेट होगी, कौन सी एनर्जी जनरेट होती है? एटीपी की फॉर्म में जनरेट होती है। उससे क्या होते हैं? वेरियस केमिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो ये याद रखना है, एटीपी, ठीक है, एडिपोज ट्राइफोसेट इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। दिस इज द रीजन दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखो, जब हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि केमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उस एनर्जी से। तो एनर्जी नहीं होगी तो केमिकल एक्टिविटीज नहीं होंगी, इसलिए उसे हम पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि उससे हमें क्या मिलती है? पावर मिलती है। किस फॉर्म में मिलती है? एडिपोज ट्राइफोसेट से, यानी कि एटीपी से। तो आपको याद रखना है एटीपी, ठीक है। तो ये याद हो गया क्यों हम जो कौन सा ऑर्गेनल पावर हाउस कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, चलो, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कंस्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज्ड? तो देखो, हमारा जो लिपिड और प्रोटीन है वो जो सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, तो जो खुद लिपिड और प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होते हैं ये पूछा गया है। मैं आपको दोबारा तो समझा देती हूँ। लिपिड्स और प्रोटीन्स जो कि सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं? सो लिपिड्स and proteins in smooth endoplasmic reticulum and the proteins are synthesized in the rough endoplasmic reticulum. जो लिपिड्स होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम में होते हैं, और जो प्रोटीन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम में। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट दी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिलम। तो हमने एसईआर पढ़ा था, आरईआर पढ़ा था। तो देखो, एसईआर जो होता है वो स्मूथ होता है, तो उसमें लिपिड्स पाए जाते हैं और फैट्स।
और जो हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, उसमें प्रोटीन्स होते हैं यानी कि राइबोसोम्स होते हैं, इसलिए हम उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और वो राइबोसोम्स करते क्या है, वो प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो लिपिड्स और प्रोटीन क्या बनाते हैं, सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। वो कहाँ बनते हैं खुद लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में SCR में होता है लिपिड्स और RER में होता है प्रोटीन्स। ठीक है, यहाँ पे बात क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। तो अमीबा जो है वो अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है, तो देखो जो अमीबा है वो फूड ऑब्टेन करता है बाय द प्रोसेस, और उस प्रोसेस का नाम है एंडोसाइटोसिस, अभी हम पढ़ेंगे। तो अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस ऑफ द सेल सरफेस which fuse over these food particles forming a food vacuoles inside the food vacuoles. Complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. तो इतना बड़ी जो प्रोसेस है उसको मैं आपको समझा देती हूँ बाय दी पिक्चर। ओके, सो सबसे पहले जो हमारा फूड पार्टिकल होता है, सबसे पहले तो वो उसको घेरता है, एक फिंगर लाइक एक्सटेंशन बनाता है और उस पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल, अब ये इसका क्या करेगा, घेरेगा। अब घेरेगा कैसे, अब ये आप देख सकते हो ये यहाँ पर घेर रहा है, उस फूड पार्टिकल को लेने की कोशिश कर रहा है, तो क्या करेगा उसको आसपास उसको घेरेगा। अब घेर लेगा और उसको ना ऊपर से बंद कर लेगा, यहाँ पे देख सकते हो बंद कर लिया है बिल्कुल। अब ये जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, फूड वैक्यूल बना लेगा, एक बेसिकली एक फूड वैक्यूल बना लेगा, और ये वैक्यूल्स जाएंगे हमारे लाइसोसोम्स के साथ, लाइसोसोम्स के पास, और लाइसोसोम्स क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, तो उस फूड को वो डाइजेस्ट कर लेंगे, और जो अनडाइजेस्टेड जो बचा होता है ना, जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं उसको वो क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो यही कहा है हमारे में। सो अमीबा टेक्स फूड, अमीबा टेक्स लेता है कुछ टेम्पररी जो होती है एक्सटेंशन होती है, वैक्यूम मैंने बताया वो बना लेता है, तो एक टेम्पररी बना लेता है, परमानेंट नहीं बनाता है। तो वो क्या करता है, जब अंदर ले लेते हैं तो फ्यूज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, लाइसोसोम्स के पास चला जाता है, और लाइसोसोम्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो अनडाइजेस्ट जो होता है उसे बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होती है, द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट from a region of its high concentration to a region of its low concentration through a semipermeable membrane is called osmosis. देखो अभी हम एक प्रोसेस देखते हैं। सो हमने देखा था कि ऑस्मोसिस वाटर लेता है बाहर, अपनी सराउंडिंग से बाहर पानी लेता है, या फिर अपने से दे देता है सराउंडिंग में। तो देखो हाइपोटोनिक क्या होता है, हाइपोटोनिक में वो पानी लेता है, बाहर से अंदर लेता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन बाहर था, तो सेल में जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कम था, तो वो बाहर से अंदर ले लेगा। और आइसोटोनिक में वो रहता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी जो बाहर सराउंडिंग है वहाँ पे, और सेल में जो पानी है वो बराबर है, तो इसलिए ना ही उसमें से पानी कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। हाइपरटोनिक में जो सेल है, सेल में हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, इसलिए वो अपने जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसको वो बाहर दे देता है, और वो क्या होता है, पिचक जाता है, सिंक हो जाता है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये क्या है, मैंने आपको रिवाइज करवा दिया था। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। तो सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन तक, किससे होता है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस द वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शंस। ठीक है, ये बात क्लियर है। ऑस्मोसिस 3 प्रकार से होता है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। ये तीनों देखा हमने अभी अभी तो हाइपोटोनिक में वो पानी ले लेता है, आइसोटोनिक में वो बराबर रहता है, और हाइपोटोनिक में वो दे देता है। ठीक है, क्लियर।
आज हमने जाने कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, हमने 8 क्वेश्चन देख लिए हैं, अब बाकी बचे रेस्ट क्वेश्चन हम अपकमिंग वीडियोस में देखने वाले हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।